नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ हम सब जंग लड़ रहे हैं, लेकिन एक बेहद अहम जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें, क्योंकि ये मास्क ही हमारा इस समय सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ इस जंग में। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बेहद अहम खबर भी इस वक्त आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उसमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। न्यूज़ 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसे एनसीबी ने इसी साल मार्च में कोर्ट में दाखिल किया। चार्जशीट में शामिल किया गया है वो बयान जिसमें रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार वालों पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले से ही ड्रग्स ले रहे थे, ये बयान भी एनसीबी को रिया चक्रवर्ती ने दिया। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया ने तो यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद को बचाने की कोशिश करार दिया है। उनका दावा है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं मिलता। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में जो तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है, उनकी रहस्यमयी मौत और फिर ड्रग्स का कनेक्शन, और इस पर एनसीबी ने जितनी भी पड़ताल की है, चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनकी बेहद करीबी रही रिया चक्रवर्ती का वो बयान इस चार्जशीट में शामिल है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने तो सुशांत के परिवार वालों पर ही गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पर उनकी बहन और जीजा पर, कि वो खुद सुशांत के लिए ड्रग्स लाया करते थे। तो दूसरी तरफ वहीं सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि अपने बचाव के लिए रिया चक्रवर्ती ये सब बातें कह रही है, लेकिन वो खुद एक आरोपी है, जमानत पर जेल से बाहर है। ऐसे में बहुत कानूनी बल उनके बयानों को नहीं मिलता। लेकिन न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं चार्जशीट की वो कॉपी जिसमें रिया चक्रवर्ती का ये खुद का हाथों से लिखकर दिया गया कबूलनामा है कि इस पूरे घटना में उसकी क्या भूमिका थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे सबसे पूछताछ कर रही है, जिसमें रिया का बयान सबसे महत्वपूर्ण। और ऐसे में ये कॉपी सबसे खास जो न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह से उनके घर में पूरी व्यवस्था थी और आरोप लगाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर ही, खासतौर पर उनकी बहन और जीजा पर, कि वो लोग ही ड्रग्स लाया करते थे। लेकिन सबसे खास बात यह कि खुद रिया चक्रवर्ती आरोपों के घेरे में है और इस वक्त वो जेल से बाहर है। वहीं सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा करार दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की बात कही। चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो?
सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स। तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली में, और मुंबई से दिवाकर सिंह। आनंद, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तकरीबन मार्च में ये चार्जशीट फाइल हुई थी, 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, अब उस दिशा में किस तरह की कार्रवाई अब तक के एनसीबी कर पाई? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत में जो ड्रग्स कनेक्शन का मामला है, उनकी मौत के मामले में, उसकी तफ्तीश एनसीबी अभी भी लगातार कर रही है। और अगर आप इस बयान को ध्यान से देखें, इकबालिया बयान को, तो इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती ने यह भी लिखा है कि मैं ये विनती करती हूँ कि इस बात को नोट किया जाए कि इस ड्रग्स से उनकी बेसमय मौत हो सकती है, क्योंकि उनकी बहन मीतू का नाम यहाँ जिक्र करा है, उनके साथ 8 से 12 जून के दौरान रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को ये सूचना दी है और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है। उसके आगे रिया चक्रवर्ती अपने कबूलनामे में ये खुलासा करती हैं, ये बताती हैं कि जो सुशांत है उनकी उम्र 18 साल से ऊपर की थी और वो मेरुजाना यानी कि गांजे का सेवन करते थे और मेरी बिना सहमति के करते थे। ये भी आरोप लगाए उन्होंने, ये भी लिखा है कि वे। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी महासचिवों के साथ पीएम से ये मुलाकात हो सकती है। नड्डा के घर एक बेहद अहम बैठक बीजेपी महासचिवों की, और इसके बाद प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है और उसे लेकर मंथन, साथ ही साथ इस कोरोना काल में पार्टी की ओर से जिस तरह की गतिविधि चल रही है, सकारात्मक संदेश देते हुए वो काम समाज के बीच पार्टी करे, इन तमाम मसलों पर बातचीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दिनों की ये बैठक, और इसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। यतेंद्र, इस समय जो बैठक चल रही है, इसके बाद प्रधानमंत्री से भी किन किन की ये मुलाकात हो सकती है, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, 2 दिन की बैठक चल रही है। कल बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की कल से बैठक शुरू हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं और कल राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ साथ मोर्चों के जो जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी को, उन सभी के अध्यक्षों को भी बुलाया गया था और समीक्षा की गई थी कि जो कोरोना काल में किस तरह से मोर्चों ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काम किया। जो सेवाई संगठन एक अभियान बीजेपी अध्यक्ष ने चलाया है प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद, तो उसकी पूरी समीक्षा की गई और इस समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री के साथ कल ही सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन बीएल संतोष ने मीटिंग कराई थी। आज दूसरा दिन है, आज राष्ट्रीय महामंत्री सभी इस बैठक में मौजूद है और सूत्र यही बता रहे हैं कि जिस तरह से कल मोर्चे के अध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, तो आज राष्ट्रीय महामंत्रियों की मुलाकात इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री के साथ की जा सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष सभी महामंत्रियों के साथ पीएम आवास जा सकते हैं और जो 2 दिनों की बैठक में जो समीक्षा पूरे कोरोना काल को लेकर हुई है, इसके साथ साथ आने वाले समय में जो जिन विधानसभा चुनावों के राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश काफी अहम है, उन राज्यों में क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो नाराजगी खासकर जनता के बीच में, कैडर के बीच में आई थी, वो सेवाई संगठन नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है, जो जन जन तक पहुंचने का काम बीजेपी की कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उसका क्या फीडबैक है और उस फीडबैक को आने वाली जो तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, तो संगठन उसमें किस तरह से और ज्यादा काम कर सकता है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में पहुंचाकर उनके जितने भी सांसद
विधायक या मंत्री हैं वो किस तरह से ज्यादा सेवा कर सकते हैं और तीसरी लहर को किस तरह से रोका जा सकता है, इन सबको लेकर एक फीडबैक आज मिलेगा। आज की बैठक के बाद जो समीक्षा होकर निकल कर आएगी उससे प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं, इस तरह की खबर है, और प्रधानमंत्री उससे पूरे फीडबैक को लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और यतीन्द्र, क्या राज्यों के प्रभारियों के साथ भी चर्चा करके उन राज्यों पर खास तौर पर फोकस करने की कोशिश होगी जहां बहुत जल्द आगे चुनाव भी होने वाले हैं और प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराना? देखिए, जो राज्यों के प्रभारी हैं वो ज्यादातर प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय महामंत्रियों को ही राज्यों की जिम्मेदारी अमूमन दी जाती है। एक या दो ही नेता अलग से होते हैं जिनको अलग से जिम्मेदारी दी जाती है। तो सारे राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में पहले से ही मौजूद है और 2 दिन से ये मंथन चल रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या रणनीति रहेगी, जो कोरोना की जो दूसरी लहर की जो स्थिति देखने को मिली उसका राजनीतिक नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरह की खबरें आई थी उसको लेकर बीजेपी आलाकमान काफी चिंतित था। तो ऐसे में सेवाई संगठन एक बड़ा अभियान बीजेपी ने पूरे देश भर में जोड़ा, 1 लाख से ज्यादा गांवों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। ये इस रणनीति का ही परिणाम था और अब इस बैठक में यही है कि इस जो रणनीति अपनाई गई थी सेवाई संगठन अभियान चलाकर, उसका क्या रिजल्ट आया, उसकी क्या समीक्षा है, वो समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। और जो परिणाम आएंगे उसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी से भी ये सभी महामंत्री जो राज्यों के प्रभारी भी हैं वो अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट वहां दे सकते हैं। बेहद अहम बैठक इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जेपी नड्डा के साथ हो रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात। वहीं बेहद अहम खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की आरोपी सुशांत सिंह की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का वो कबूलनामा जो न्यूज 18 के पास जिसकी कॉपी है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के इन बयानों को चार्जशीट में शामिल भी किया है और यहां रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर ही कई गंभीर भी आरोप लगा दिए हैं और इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। और एनसीबी ने ये चार्जशीट मार्च में ही कोर्ट में दाखिल कर दी थी, लेकिन अब कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब इन आरोपों के बाद क्या एनसीबी की तफ्तीश के दायरे में कुछ और नए लोग आ सकते हैं जो अब तक अछूते से, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। रिया ने तो यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल तो जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन सुशांत के परिवार पर ही उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीपी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो आरोपी खुद है उसके दूसरों पर आरोप कानूनी तौर पर बहुत महत्व नहीं रखते। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा करार दिया, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत की जानकारी होने की बात कही है। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं सुशांत के, घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे,
कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह मुंबई से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जिस तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर ही लगाए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती के अलावा जितने और करीबी थे, ज्यादातर लोगों के बयान रिया चक्रवर्ती से बिल्कुल उलट है। इस पर किस तरह से गौर कर रही है एनसीबी? देखिए, एनसीबी ने जब पूछताछ इस पूरे मामले में शुरू की दूसरी बार, तो इसमें सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है, जिसने सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है। इसके अलावा जो नौकर थे सुशांत के घर में, नीरज और केशव, इनसे भी पूछताछ हुई है। साथ ही साथ बॉडीगार्ड से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज यह है कि जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी इन सभी से, तो फिर रिया चक्रवर्ती का जो बयान था, ठीक उसके उलट सैमुअल मिरांडा का बयान था और सिद्धार्थ पिठानी का बयान था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी। सैमुअल मिरांडा ने भी यही जो है खुलासा सीबीआई के सामने किया था। तो जो बयानों में विरोधाभास है, उसी को क्लियर करना है एनसीबी को, और एनसीबी यही चाहती है कि जब तक हम सारे साक्ष्य इकट्ठा ना कर लें, जब तक हम जो करीबी लोग हैं, खासतौर पर जो सुशांत के साथ रहते थे, उनसे पूछताछ करके कई सारे सवालात ना बना लें, तब तक जो है हम किसी बड़े जो करीबी हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती भी हो सकती है जिनसे पूछताछ दोबारा हो सकती है, या फिर जो परिवार के करीबी लोग हैं, और खासतौर पर प्रियंका सिंह और मीतू सिंह, ये जिन दोनों लोगों पर रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में आरोप, खासतौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि यही लोग जो है सुशांत को जो है तमाम ड्रग्स जैसी दवाइयां देते थे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन किए दवाइयां दी जाती थी, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाते थे, जिसके आधार पर सुशांत को ये दवाइयां दी जा रही थी। तो इन सब का जवाब जो है प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के जब एनसीबी पूछताछ करेगी, एनसीबी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, तब ये क्लियर होगा कि आखिर जो रिया चक्रवर्ती का आरोप है वो कितना सच है। इसके अलावा मीतू सिंह लगातार सुशांत के संपर्क में थी, उनके घर पे आती जाती थी, क्योंकि वो मुंबई में ही रहती है, जबकि प्रियंका सिंह दिल्ली में रहती हैं। तो खासतौर पर मीतू सिंह का जो बयान है वो काफी अहम होगा, क्योंकि सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तब भी उन्होंने मीतू सिंह से 2 दिनों तक बुला के पूछताछ की थी, और उस दौरान मीतू सिंह ने कई सारे साक्ष्य सीबीआई को मुहैया भी कराए थे। तो हो सकता है कि सीबीआई को जो साक्ष्य मुहैया कराए गए प्रशांत, वो एनसीबी उनसे मांगे, और एनसीबी मांगेगी तब ये पता चलेगा कि क्या आगे वाकई में जो है इस तरह से सुशांत को दवाइयां दी जाती थी। और लोग भी हो सकते हैं इस दायरे में जिनसे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई दूसरे लोग जो सुशांत के नजदीक थे, उनके बयान रिया से बिल्कुल अलग हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी, और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था, और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था, और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके, रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, बड़ा सवाल ये कि जितने और लोग हैं जो सुशांत सिंह के करीब थे, इर्द गिर्द थे, वो सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को।
क्या इस बात पर खास तौर पर गौर करते हुए इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है एनसीबी, और केंद्र में उसने भी अपनी जांच पड़ताल के रिया को ही रखा हुआ है? देखिए, जाहिर तौर पर, खास तौर पर अगर ड्रग्स केस मामले की बात करें, सुशांत सिंह मौत मामले में, तो रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। रिया चक्रवर्ती की जब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनके भाई की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा जो है अनुज केसवानी, जो कि लगातार सौभिक चक्रवर्ती के संपर्क में था और सौभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती घर आता जाता था, उस पर भी लगातार निगाह एनसीबी की बनी हुई है। लेकिन जो पूछताछ का सिलसिला है प्रशांत, वो शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार हुआ, उसके बाद तमाम करीबियों से पूछताछ हुई और अब एनसीबी जो है कुछ और करीबियों से और परिवार के लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर चुकी है। एक अहम चीज की बस देर इस बात की है कि समन्स कब किए जाते हैं एनसीबी की तरफ से इन सबसे पूछताछ करने के लिए। एनसीबी के आला अधिकारियों की माने तो उन्होंने जो सवालों का कच्चा चिट्ठा है वो तैयार करके रखा हुआ है। बस तैयारी इस बात की चल रही है कि कब किसको बुलाया जाना है, कब किसको समन किया जाना है, क्योंकि एनसीबी को आने वाले दिनों में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है फाइल करनी है और ये जब फाइल होगी तो उसमें तमाम साक्ष्य होंगे। जो ये इन्वेस्टिगेशन फिर से एनसीबी ने शुरू किया है वो जो है कई सारे साक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एनसीबी का यही कहना है कि उनकी जांच जारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि कुछ ड्रग्स पेडलरों के नाम जो है वो सिद्धार्थ पिठानी से पता चले हैं पूछताछ में, जिनकी तलाश की जा रही है और एनसीबी लगातार इसीलिए छापेमारी कर रही है ताकि जो और परतें हैं इस पूरे मामले में वो खोली जाए। और यही कोशिश एनसीबी की भी है कि क्या कोई नया कनेक्शन निकलकर सामने आता है, क्या उस दिशा में कोई नई रोशनी मिलती है। आनंद, सवाल दर्शकों के जहन में भी यही है कि मुद्दा दरअसल मुख्य तौर पर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है, उनकी मौत कैसे हुई है। फिर इसी सिलसिले में मसला आगे बढ़ा और ड्रग्स के इन्वेस्टिगेशन तक के आगे बढ़ गया है। क्या एनसीबी की इस पूरी पड़ताल में, पूछताछ में ऐसा कुछ जरूर दिखाई देगा जिससे कि उस पर रोशनी पड़े कि मौत की वजह सुशांत सिंह की क्या थी? जी देखिए प्रशांत, जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है, एनसीबी लगातार इसमें अपनी तफ्तीश कर रही है। नित्य नए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से जो इकबालिया बयान रिया चक्रवर्ती का पहली बार सामने आया न्यूज़ 18 इंडिया, जिसे सुबह से लगातार दिखा रहा है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे और कई सनसनीखेज आरोप जो हैं वो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के ऊपर लगाए हैं। सुशांत की जो ड्रग्स लाइफ है उसको लेके तमाम बड़े खुलासे किए हैं। एक बड़ी अभिनेत्री के बारे में तमाम बड़े खुलासे किए हैं और उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सीबीआई ने जो मोबाइल का जो डेटा एनसीबी को सौंपा है, उस डाटा से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो एनसीबी के हाथ लगी हैं। एनसीबी अधिकारियों का ये तक कहना है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है उसकी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और उन चौंकाने वाले खुलासों को लेकर अगले हफ्ते यानी आने वाले एक पूरे वीक में एनसीबी बड़ी कार्रवाई जो है वो मुंबई में करेगी। देखना होगा कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें जो करीबियों के बारे में जिक्र किया है वो करीबी कौन है और किस तरह का ये पूरा नेक्सस जो था वो और कहां तक जाके थमता है या आगे इसकी कड़ियां और कहां तक जुड़ेंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यही है, लगातार जो हम एनसीबी के अधिकारियों से पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रिया ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी किस तरह से आगे अपनी तफ्तीश करेगी, जिस पर लगातार एनसीबी के अधिकारियों का यह कहना है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के जो ड्रग्स कनेक्शन मामला है उसकी तफ्तीश खत्म नहीं हुई है, उसकी तफ्तीश लगातार चल रही है। अभी तफ्तीश में कई सिरे हैं जो जुड़ेंगे, कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं और ये तफ्तीश आगे बढ़ती रहेगी। कई लोगों से पूछताछ और एनसीबी ने इसके भी संकेत दे दिए कि बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द जितने थे, चाहे वो उनके परिजन क्यों ना हो, पूछताछ हो सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के गंभीर आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर ही लगे हैं। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बम पॉलिटिक्स वहां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के नजदीक ही एक दो नहीं बल्कि बोरी में भरकर देसी बम बड़ी तादाद में मिले। जानकारी के मुताबिक इस बोरी में 51 देसी बम मिले। तो दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना में 4 लोगों पर देसी बम से हमला किया गया। उत्तर 24 परगना में लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई। खुफिया जानकारी मिली और पुलिस ने 51 देसी बम कोलकाता से बरामद किए। बीजेपी दफ्तर के नजदीक एक बोरी के अंदर सड़क के किनारे ये रखे थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बमों को बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है
कि ये बम वहां आखिर किसने रखे थे और इन बमों को वहां रखने का मकसद क्या था। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन यहां से गुजरा जिसने ये बम यहां पर रखे हैं। इससे पहले तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी लगातार बम की बरामदगी हुई। तकरीबन 100 बम विधानसभा चुनाव के नजदीक बरामद भी किए गए थे। 41 बम एक ऐसे ही मिले थे उत्तर 24 परगना में, बुरुईपुर में इलाके से ये 41 बम बरामद किए गए थे और अब इतनी बड़ी तादाद में बम कोलकाता से बरामद हुए। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभदा महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही, उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला और उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही हिंसा का दौर फिर एक बार शुरू हो गया है, जो थमता नहीं दिखाई दे रहा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाटापारा इलाके में कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जबरन घरों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी किए। जिन लोगों ने इस हमले का विरोध किया उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित लोगों को ने ये भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान कुछ घरों में लूटपाट भी हुई है। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया, इसका बाद हमका इंजर्ड के हियाँ टूला, इसका बाद हियाँ धोबिका के हियाँ बम चलाया। ये केलावन पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सीटू पार्टी का है। सीटू पार्टी का है। सीटू? हाँ, सीटू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 बजे लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी नहीं रहा, सब ये भी तोड़ दिया, पूरा ईटा देके पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा। फिर सब दौड़ाए तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को। मुबारक भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। 2 चीज़ें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने 2 चीज़ें कहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे, वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई सही, उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। अगर मिलता है तो दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे
और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा? 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा? इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए। हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की ये चोरी चलती रहे? हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए केंद्र सरकार पर, कांग्रेस पर, क्योंकि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप प्रत्यारोप गर्माता जा रहा है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि 70 साल तक कांग्रेस जिस तरह से राशन की चोरी करती रही, बीजेपी अब वही काम कर रही है, और एक्स्ट्रा चार्ज लेने को लेकर के भी भ्रम बीजेपी ने फैलाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राशन की चोरी कर रही है, इसलिए घर घर राशन योजना पर केंद्र ने रोक लगाई है। घर घर राशन योजना को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। उसके बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि भ्रम फैलाने की कोशिश केजरीवाल सरकार की ओर से हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले ही, और योजना को मंजूरी ना देने का आरोप लगाया केंद्र सरकार पर। सवाल भी उठाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में एक योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दिल्ली सरकार ने दूर कर दिया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार के आरोपों पर इधर एलजी दफ्तर ने बयान जारी किया और बताया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी लेनी थी। इस योजना के खिलाफ कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? बीजेपी ने फिर केजरीवाल के इन तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया कि दरअसल दिल्ली सरकार राशन पर अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे, और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा, और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं।
और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि मार्च से ही इस योजना में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना का नाम भी केंद्र की आपत्ति के बाद बदल दिया था। फिर भी इस योजना को केंद्र ने रोक दिया है। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उसमें कई खामियां भी हैं। यहां तक कि यह भी पता करना मुश्किल है कि राशन सही आदमी को मिल भी रहा है या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है, और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है, और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। लेकिन इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 70 सालों से राशन माफिया राज कर रहे हैं। ऐसे में घर घर राशन योजना से राशन माफिया को खत्म किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपकी अप्रूवल ली है। सरकार की घर घर राशन योजना पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र ने इस योजना को इजाजत न देकर एक बड़े घोटाले को होने से रोक लिया। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में राशन के लिए सही आदमी की पहचान का कोई पुख्ता तरीका ही नहीं है। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां EOS मशीन है।
और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला और पार्टी नेता राघव चड्ढा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर योजना को रोकने का आरोप लगाया। इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो जाती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो जाती है, छोले भटूरे की होम डिलीवरी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, उनके घर पे राशन की होम डिलीवरी कराना चाहते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर गरीबों के घर पे पूरा राशन होम डिलीवरी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल पहुंचा देंगे तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? इस बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरव गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर रोक के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सौरव गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी पूरे मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। और इसका आपने उदाहरण देखा होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो राशन हमारी यहाँ दिल्ली के कई सरकारी स्कूल में सड़ रहा है। और इसका उजागर मैंने स्वयं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बैठे उन्होंने भी किया है, मीनाक्षी जी ने भी किया है, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने भी किया है। कई जगह इनके राशन जो गरीबों के लिए बंटने वाला था उस राशन को बर्बाद होने दिया है, सड़ गया है, लेकिन वो गरीबों को नहीं बांटा है। ये दिल्ली सरकार की नीयत है। और अगर हम इस प्रधानमंत्री जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो वो कानून ये कहता है कि ये विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि इसकी सच्चाई ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत गेहूं जो कि 2 रुपए प्रति किलो होता है इस स्कीम में दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 23 रुपए 73 पैसे ये केंद्र सरकार मोदी सरकार का कंट्रीब्यूशन है और केजरीवाल सरकार का सिर्फ 2 रुपए, मात्र 2 रुपए। 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार देती है और 2 रुपए देते हैं केजरीवाल। और इसी तरह चावल पर 3 रुपए देते हैं केजरीवाल जी और 33 रुपए 29 पैसे ये देते हैं मोदी जी। यानी बाजार में 25 रुपए 73 पैसे मूल्य है गेहूं का, जिसमें 23 रुपए 73 पैसे मोदी सरकार दे रही है। चावल का बाजार में मूल्य है 36 रुपए 79 पैसे, जिसमें 33 रुपए 79 पैसे केंद्र सरकार मोदी सरकार दे रही है। इसको
केजरीवाल जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना में हम बांटेंगे। और भी इसमें कई घोटाले हैं। इसमें वो कहते हैं कि हम इस राशन को आटा बनाएंगे, इसको आटा बनाकर चावल को ऐसे करके पैकेट में डाल के उनको देंगे और इसके चार्जेस वो अलग से लेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो गरीबों के लिए योजना है, जो राशन कार्ड धारियों के लिए योजना है, जो कि केजरीवाल जी बताना नहीं चाहते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है कि ये राशन उन लोगों तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का क्या सबूत होगा, इस बात का क्या प्रूफ होगा। और आप जो राशन जिस रेट में केंद्र द्वारा दिया जा रहा है उसी रेट में जो उपभोक्ता हैं, जो राशन कार्ड धारी, उनको मिलना चाहिए। ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। ये गरीबों से पैसे वसूलना अधिक, इस बात को योजना के नाम पर वसूलना, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। हमने यहीं पर बैठकर, हम 3 लोग थे, एक रमेश जी भी थे, ये 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये 5 सवाल हमने पूछे थे। इन 5 सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद हम लगभग 5 स्कूलों के अंदर जाकर उनके राशन पकड़ चुके हैं, जो राशन अभी तक बांटा नहीं उन्होंने। इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है अभी तक। और जिस तरह से जो रिफॉर्म करने थे, इस पूरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो रिफॉर्म करने थे राशन वितरण में, वो रिफॉर्म ही नहीं किए उन्होंने। केंद्र सरकार ने कहा कि रिफॉर्म कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो एक आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो पूरे देश में लगभग 80% राज्यों में, छोटे छोटे राज्य, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ के अंदर या फिर उत्तराखंड में, हर राज्य में 80% राज्यों ने उसको फॉलो किया है। और आधार कार्ड हर किसी व्यक्ति के पास होता है। उसके आधार पर जो राशन लेगा उसका उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा और फिर वो सेंट्रल टीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने जो राशन लिया है वो बांटा है या नहीं बांटा है। लेकिन दिल्ली में हैरानी आपको सुनकर होगी, सिर्फ 0 है। 0% आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन है। और इसी के साथ EPOS मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिस पर जहां पर कोई भी राशन अगर लेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड डाटा में आएगा, जिससे पता लगेगा कि ये राशन जितना सरकार ने उठाया, जितना दुकानों पे